अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और पूरी दुनिया के हालात बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दे, और इसी तरह हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और इसमें रहने वाले सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे लेक्चर की तरफ, और वो आज हम करेंगे तख्लीकी काम यानी क्रिएटिव राइटिंग। तख्लीकी काम में आज हम मज़मून नवीसी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मज़मून नवीसी किसे कहते हैं। किसी मौजू या उन्वान के बारे में अपने ख्यालात का मुनासिब अंदाज में इजहार मज़मून नवीसी कहलाता है। ठीक है बच्चों, और मज़मून निगारी के लिए हमारा मुतालिया वसी होना चाहिए। हमारा मुशाहदा और गौर व फिक्र करना हमें हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम हर पहलू को देखें। और इस फ़न में महारत हासिल हम कैसे कर सकते हैं? इस फ़न में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मश्क जारी रखें, क्योंकि मज़मून जो है वो नसर की एक अहम सिन्फ है। मज़मून के मौज़ूआत लातादाद और अनगिनत हैं। ठीक है, और मज़मून खा किसी भी मौजू पर हो, फ़नी लिहाज से इसके 3 दर्जे हैं जो आपको अपनी स्लाइड पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला दर्जा है इब्तदाइया यानी आगाज़ या तारुफ, और दूसरा दर्जा है नफ्स मज़मून, तीसरा दर्जा है इख्तिताम। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो आएगा वो है इब्तदाइया यानी तारुफ। इसमें हम क्या करते हैं कि मज़मून का इब्तदाई जो हिस्सा है वो तमहीद या तारुफ कहलाता है। ये तारुफ मुख्तसर होता है लेकिन जामिया होता है, और इसमें मज़मून का ऐसा दिल पजीर तारुफ हो कि पढ़ने वाला पूरा मज़मून पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाए, यानी उसकी दिलचस्पी उसमें डेवलप हो जाए। वो उसकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा हो कि उसको हो कि मैं पूरा मज़मून पढ़ूँ कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, और नफ्स मज़मून इसका दूसरा दर्जा है। नफ्स मज़मून क्या होता है? ये हिस्सा जो है ये मज़मून की असल रूह है। इसमें मज़मून से मुतल्लिका मवाद के जो मवाद दिया गया, मतलब जो हमारा उन्वान है कि जिसके मुताबिक हमने मज़मून पूरा लिखना है, वो मवाद हमारे पास कैसा हो। वो मवाद हमारे पास बहुत उम्दा होना चाहिए और उसे हमें तरतीब से पेश करना है कि पहले हमारा जो नुकात हैं उसमें पहला क्या है, उसके बाद दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये हमने तरतीब वार बताना होता है। और नफ्स मज़मून जो है ये मज़मून की असल रूह है। और एंड हम करते हैं इख्तिताम। इख्तिताम क्या होता है? ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है, और मज़मून का इख्तिताम इस अंदाज से होना चाहिए कि मौजू के बुनियादी नकात वाज़िया हो जाएं, यानी जिन नकात पे हमने पूरा मज़मून तरतीब दिया है वो पूरी चीज़ें जो हैं वो वाज़िया हो जाएं, हर चीज़ क्लियर हो जाए बच्चों आप पर। इस तरीके से एंड करना है। इस तरह आप देखें इसके 3 पैराग्राफ बनेंगे, पहला तारुफ, दूसरा नफ्स मज़मून, तीसरा इख्तिताम। और मज़मून की बुनियादी खूबी इसका जामिया, मियारी और दिलचस्प होना है। और प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छा मज़मून लिखने के लिए, आप इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए इसमें अशार भी लिख सकते हैं, क्योंकि मौजू अशार जो हैं वो मज़मून के हुस्न को बढ़ा देते हैं, उसके हुस्न को 4 चाँद लगा देते हैं। ठीक है, ये थे मज़मून के दर्जे। अब आगे हम आएंगे मज़मून के बुनियादी असूल। हाँ जी, आगे है मज़मून नवीसी के असूल के क्या असूल होने चाहिए कि हम एक अच्छा और म्यारी मज़मून लिख सकते हैं, कौन किन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है कि मौजू को सामने रखकर इसके तमाम पहलुओं पर गौर करना। ठीक है, कि देखना कि क्या मौजू है और इसमें कौन कौन से पहलू हैं, उन सबको एक तरतीब दे देना। फिर हम हमारा दूसरा इसका असूल है कि मज़मून को पैराग्राफ की सूरत में लिखना। इसके 3 पैराग्राफ हमने बना लेने हैं। तीसरा है कि मज़मून तहरीर करने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज और मालूमात आमा का होना बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे पास अल्फाज का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्फाज जमा हो, यानी हमारी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो, और हमारे पास मालूमात आमा यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, इस बारे में नॉलेज हो। और ज़ख़ीरा अल्फाज यानी हमारे पास अच्छी वोकैबलरी होगी तो हम एक अच्छा मज़मून लिख सकेंगे।
इसके लिए हम कैसे हम अल्फाज का ज़ख़ीरा कैसे कर सकते हैं? हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ के, नावल पढ़ के हम अपने ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ा सकते हैं, अपने अल्फाज का ज़ख़ीरा। ठीक है, और इससे हमारी तहरीर को 4 चांद लग जाते हैं। और अगला है हमारा सादा मजमून, जो है वो हमारा सादा हो, अल्फाज उसके आसान हो और छोटे छोटे जुमलों में लिखा जाए। मतलब उसके जुमले छोटे और जामिया होने चाहिए। मतलब मुख्तसर लिखें लेकिन जामिया लिखें, और ताकि पढ़ने वाले को भी इसकी सारी समझ आ जाए। और अगला हमारा 5वां असूल है कि जुमलों की तकरार से गुरेज करना, यानी हमें बार बार एक जुमला उसमें दोहराना नहीं है। अगर एक जुमला लिख लिया तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, उसको बार बार नहीं दोहराना। उसके बाद है फ़िक्रों में बाहमी रब्त का होना। फ़िक्रों में बाहमी रब्त का होना यानी फ़िक्रों में आपस में ताल्लुक़ हो। अगर आप एक बात कर रहे हैं तो आपके अगले जुमले में वो बात वाज़िया भी हो जाए। ये नहीं कि आप एक टाइम में एक बात कर रहे हैं और अगले जुमले में आप कोई और बात कर रहे हैं। इससे फिर जो तहरीर है वो अपनी खूबसूरती खो देती है। एक अच्छा मजमून लिखने के लिए फ़िक्रों का आपस में बाहमी रब्त होना भी ज़रूरी है। और फिर आखिर पे क्या है कि हमारी जो तहरीर है वो खुशखत और वाज़िया हो, कि जो लफ्ज़ हम लिखें वो इतने क्लियर और वाज़िया हों और इतने खूबसूरती से लिखे हों कि पढ़ने वाला बहुत अच्छा महसूस करे उसको पढ़ के, और वो तहरीर देख के उसका दिल खुश हो जाए। ये थे हमारे मजमून नवेसी के असूल। उसके बाद हम करेंगे, जी बच्चों, हमारे मजमून का उन्वान है तालिबे इल्म के फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ। ये आपको अपनी स्लाइड पर नज़र आ रहे हैं और इसके अहम नुकात भी आपको नज़र आ रहे हैं। और हद अल्फाज हैं 150 ता 200, यानी आपने हद अल्फाज के अंदर रहते हुए अपना मजमून पूरा करना है। हद अल्फाज का ख्याल रखना भी एक मजमून लिखते वक्त एक तालिबे इल्म को चाहिए कि वो हद अल्फाज का ख्याल रखे, क्योंकि एक मियारी मजमून इसी सूरत में लिखा जा सकता है कि जितने अल्फाज दिए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तालिबे इल्म एक जामिया तहरीर लिखे। यानी आप इसीलिए कहते हैं कि मजमून लिखते वक्त जुमले छोटे और जामिया होने चाहिए। और जैसा कि तालिबे इल्म के फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ, यानी एक तालिबे इल्म के ज़िम्मे क्या क्या फ़राइज़ हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबे इल्मी का ज़माना खुशियों और उमंगों भरा होता है, क्योंकि इंसान ज़हनी तौर पर रिलैक्स होता है। तलबा और तालबात अपने वालिदैन के ज़ेरे साया हर किस्म की उलझनों, परेशानियों, तकलीफ़ों से आज़ाद रहकर अपना तालीमी सफ़र जारी रखते हैं। इस सफ़र में एक तालिबे इल्म के क्या क्या फ़राइज़ होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये अहम नुकात में बताऊंगी कि एक तालिबे इल्म के ज़िम्मे क्या क्या फ़राइज़ हैं। पहला नुक्ता है पढ़ाई पर तवज्जो देना। दूसरा है वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम। तीसरा है मुआशरती और इखलाकी इक़दार। चौथा नज़्म ज़ब्त का पाबंद। पाँचवा ज़िम्मेदारी का एहसास। ठीक है, अब पहला जो नुक्ता है वो है पढ़ाई पर तवज्जो देना। कि पढ़ाई पर एक तालिबे इल्म का पहला फ़र्ज़ ये है कि उसे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए तालिबे इल्म को चाहिए कि वो अपने आप को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करे और अपने साथ वफ़ादारी निभाए, वक्त की कदर करे। क्योंकि जो तालिबे इल्म, देखा गया कि जो तालिबे इल्म वक्त की कदर नहीं करते वो हमेशा नाकाम रहते हैं। और मिसल मशहूर है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। हमें इसलिए वक्त की कदर करनी चाहिए और अपनी तालीम और पढ़ाई से गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दानाओं का मकूला है कि इल्म बड़ी दौलत है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। इसलिए तालिबे इल्म का पहला फ़र्ज़ है कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, क्योंकि जब वो पढ़ेगा तो ही दुनिया में वो कामयाब होगा। और दूसरा हमारा नुक्ता है वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम। कि वालिदैन और असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम किस तरह करना चाहिए। कहा गया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, उन्हें ना सिर्फ दुनिया में राहत और सुकून हासिल होता है बल्कि आखिरत में भी सुकून मिलता है। कुरान मजीद में भी इरशाद है वालिदैन के बारे में कि वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। ठीक है, और उस्ताज़ा का भी बहुत दर्जा बताया गया है। उस्ताद को, इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया है।
ठीक है। और हमें अपने बड़ों का हमेशा अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। इसलिए अगर बच्चों हम दुनिया की ज़िंदगी में अगर हम ज़िंदगी के मैदान में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हम अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का एहतराम करें, फिर ही हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तीसरा नुक्ता है मुआशरती और इखलाकी इक़दार, यानी एक अच्छा माशरा बनाने में तालिब इल्म क्या किरदार अदा करता है। एक अच्छा माशरा बनाने में भी तालिब इल्म का बहुत अहम किरदार होता है। तालिब इल्म को क्या चाहिए कि वो देखे कि अपने इर्द गिर्द अगर कोई हाजतमंद है, कोई ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करे, भूले भटकों को रास्ता दिखाए, और ऐसे बच्चों को लिखने पढ़ने में भी मदद दे जो तालीम में पीछे रह गए हों। ठीक है। और इससे हम एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं एक दूसरे की मदद करके, और अपने इखलाक से उन्हें अपना गर्विदा बना ले, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें किस चीज़ का हुक्म देता है? हमारा इस्लाम हमेशा हमें दूसरों के साथ हुस्न खुल्क की तलकीन करता है कि हम दूसरों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएं। और हमारा चौथा नुक्ता है नज़्म ज़ब्त का पाबंद, कि हम नज़्म ज़ब्त की कैसे पाबंदी करें। यानी कि तालिब इल्मी के ज़माने में अगर नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया जाए तो इंसान सारी ज़िंदगी बाअसूल और बाकिरदार रहता है। उसकी ज़िंदगी में बच्चों एक डिसिप्लिन आ जाता है और वो हर काम वक्त पर करता है। इसलिए नज़्म ज़ब्त जो है वो हमारी ज़िंदगी में लाज़िम व मलज़ूम है। जब तक हम नज़्म ज़ब्त के पाबंद नहीं होंगे हम कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। फिर आखिर में आता है कि हमारी जिम्मेदारी का एहसास, कि एक तालिब इल्म का ये भी फ़र्ज़ है कि उसके ज़िम्मे जो जो काम लगाए गए हैं वो उनको एहसन तरीके से अंजाम दे। उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि उसको क्या, एक तालिब इल्म को क्या करना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने स्कूल के साथ वफादार बन के रहे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसके वालिदैन, साथिया, उसके स्कूल की बदनामी हो, वो शर्मिंदगी महसूस करें। हमेशा तालिब इल्म को चाहिए कि वो ऐसा काम करे कि हर कोई उस पर फ़ख्र करे। इसलिए तालिब इल्म की एक ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने हम जमातों के साथ मोहब्बत से पेश आए और उनकी हर तरह से मदद करे। ये हमारे नुकात हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने अपने अल्फाज में इस मजमून को पूरा करना है। ठीक है। एंड पे आखिर में फिर हमारा इख्तिताम आ जाता है। इख्तिताम में हम क्या करेंगे कि इन तमाम जो हमने नुकात पढ़े हैं, अभी समझे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक तालिब इल्म को क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि वो आला तालीम हासिल करे, मेहनत और हाथ से काम करने को आर ना समझे। ठीक है। सादा और बाअसूल ज़िंदगी गुजारे, वालिदैन और उसातिज़ा का दिल से एहतराम करे, अब ईमानदारी, हमदर्दी, एसार, खिदमत खल्क जैसे जज्बात अपने दिल में रखे, क्योंकि इससे क्योंकि ऐसे नेक और साफ रखने वाले इंसान ही मुल्क की तरक्की, कुव्वत और खुशहाली के ज़ामिन होते हैं। जी स्टूडेंट, अब पूरा मजमून लिखने के बाद हमारा आखिरी काम रह जाता है नज़रसानी करना। ये जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है यानी प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि जो मजमून हमने पूरी तहरीर लिखी है उसको हम एक दफ़ा पढ़ लें, कि मजमून मुकम्मल करने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। क्या क्यों पढ़ना चाहिए? कि लिखने में अगर कोई खामी रह गई है, कोई गलत लफ्ज़ लिखा गया, कोई इमला की गलती है तो उसे दूर कर लें। ठीक है। और देखें कि मजमून में जुमलों की तरतीब, रब्त और दीगर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका मुतालिया करें। पूरे मजमून को पढ़ने के बाद उनकी तरतीब अगर आपको लग रहा है कि जहाँ कहीं बेतरतीबी है उसे आप दूर कर लें, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। इसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का मजमून मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब आपने इस पर एक अच्छा मजमून खुद लिखना। जी बच्चों, अब आपका होमवर्क है कि एक क्वेश्चन आपने अपने अल्फाज में लिखना है। एक अच्छे और कामयाब तालिब इल्म में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, यानी एक अच्छे और कामयाब तालिब इल्म में क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लेकिन आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है। जिस तरह आप कैसे लिखोगे कि एक अच्छा और कामयाब तालिब इल्म कैसा होता है, मैं आपको बताती हूँ प्यारे बच्चों, कि एक अच्छा और कामयाब तालिब इल्म वो है जो हर बात में एक मिसाल की हैसियत रखता हो, अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को एहसन तरीके से अदा करता हो
اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہو، وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن جائے۔ اسکول اس طرح اس ایسے طالب علم پر اپنا اسکول جو ہے وہ بھی فخر کرتا ہے اور والدین بھی اس پر ناز کرتے ہیں۔ ایک اچھا طالب علم اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کو اپنا بنیادی فرض سمجھتا ہے، وہ منظم زندگی گزارتا ہے۔ ایک مثالی طالب علم صرف ذہن و دماغ سے ہی بہتر نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل بھی اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طرح آپ نے خصوصیات لکھنی ہے، چاہے آپ اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھ لیں، چاہے آپ اس کو پوائنٹس میں لکھ لیں، لیکن آپ نے ایک اچھے اور کامیاب طالب علم کی خصوصیات لکھنی ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی شروع کرو گے کہ ایک اچھے اور کامیاب طالب علم میں مدرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں، پھر آپ اس کو پوائنٹس میں لکھ دو گے، نمبر 1 یہ خصوصیت، نمبر 2 یہ خصوصیت، اس طرح۔ نہیں تو پھر آپ اس کو پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ چلیں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔